हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म द अनहोली की, जिसे डायरेक्ट किया है इवेन स्पीलियोटोपुलस ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 5.2 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत 1845 में पेनफील्ड में जादू टोना करने वाली एक लेडी को फांसी दिए जाने से होती है, जहाँ एक प्रीस्ट और कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स ने एक पेड़ से उसे लटकाया हुआ था। फिर वो लोग उसके फेस पर एक मास्क लगाकर उसे जिंदा ही जला देते हैं। फिर वो एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट उस लेडी की सॉल को एक कर्न बेबी डॉल में कैद कर लेते हैं। अब सीन का झोंका प्रेजेंट में आता है, जहां हम गैरी फेन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं। गैरी एक टाइम पर काफी फेमस न्यूज टीवी एंकर था। वो फेक न्यूज फैलाकर फेमस बना था, लेकिन ऐसे ही किसी फेक स्कैंडल में फंसकर उसका सब कुछ छिन गया था और अब गैरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल थिंग्स पर रिपोर्टिंग करता था। अब वो बैनफील्ड में ही एक लोकल फार्मर के पास आया था, जिसके गाय के साथ किसी ने प्रैंक किया था। लेकिन गैरी को ये न्यूज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती और वो वहाँ से जाने लगता है एंड वहीं पर उसकी मुलाकात फादर हैगन से होती है। तभी उसे वहाँ एक सूखे पेड़ से आवाज सुनाई देती है। ये वही पेड़ था जिसमें उस लेडी को 1845 में जलाया गया था। ये चर्च के बिल्कुल बगल में था। गैरी को उस पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और उसे वहाँ वही बेबी डॉल मिलती है एंड उसे एक चैन से बांधा हुआ था और उसके ऊपर डेट लिखी थी Feb 31, 1845, जो कि पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि फेब मंथ में तो 31 डेज होते ही नहीं है। यहाँ पर फार्मर उसे देखकर कहता है कि ये कर्न बेबी डॉल्स हैं, जिन्हें फार्मर्स गुड लक के लिए अपने फार्म में गाड़ देते हैं। अब यहाँ पर गैरी के माइंड में एक आइडिया आता है। वो उस डॉल को तोड़ देता है और फार्मर एंड उसकी गाय के साथ न्यूज लिखता है कि फार्मर के फार्म में एक एंशिएंट डॉल मिली है, जिसके बाद उसकी गाय के साथ सैटेनिक अटैक होने लगे हैं। वो एक फेक स्टोरी क्रिएट करता है, लेकिन अनजाने में वो उस लेडी की आत्मा को वहाँ से रिलीज कर देता है। फिर जब वो रात में वापस जा रहा होता है, तभी सडनली एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गैरी उस लड़की के पीछे पीछे जाता है और वो लड़की चलते ही जा रही थी और फिर वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वो पजेस्ड स्टेज में थी और वो गैरी को वहाँ थैंक्स कहती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। गैरी उसे उठाकर चर्च की तरफ लाता है, जहाँ उसे फिर से वही फादर हैगन मिलते हैं। उस लड़की का नाम एलिस था और फादर हैगन उसके अंकल थे। एलिस बचपन से ही ना तो सुन सकती थी ना बोल सकती थी। अब उसकी फैमिली डॉक्टर नेटली गेट्स वहाँ आकर उसे चेक करती है और वो नेटली से साइन लैंग्वेज में बात करती है एंड ये सब देखकर गैरी काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने एलिस को बोलते हुए सुना था। फिर नेटली गैरी को एक चीप मोटेल पर ड्रॉप कर देती है और कहती है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि वो पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि सबको गैरी के फेक होने के बारे में पता था एंड वो अब काफी ज्यादा अल्कोहलिक बन चुका था। उसके बाद गैरी एलिस को चेक करने जाता है, जहाँ पर चर्च में प्रेयर चल रही थी। एलिस यहाँ पर मैरी के स्टेचू के सामने बैठी हुई थी और उसे वहाँ कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं और उस वॉइसेस के चलते वो अचानक से बाहर जाने लगती हैं एंड उस चर्च में जितनी भी गर्ल्स आई थी वो सब उसके पीछे जाने लगती हैं। वो सभी लड़कियां पोसेस्ड होकर एक लाइन में चल रही थी, जो कि एलिस के पीछे पीछे जाती हैं। फिर एलिस उसी पेड़ के सामने जाकर रुकती है और उसे वहाँ एक लेडी की सोल दिखाई देती है। अब वहाँ फादर हैगन एंड गैरी भी उसे फॉलो करते हुए आ जाते हैं। फिर जैसे ही फादर हैगन एलिस को पीछे से छूते हैं, एलिस उन सब के सामने पहली बार बोल पड़ती है। वो कहती है उन सब से कि यहाँ पर एक लेडी है और उनका नाम मैरी है, यानी कि मदर मैरी। अब यहाँ पर आए सभी लोगों को ये एक मिरेकल लगता है, क्योंकि वो लोग एलिस को सालों से जानते थे। वो जानते थे कि एलिस ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। फिर नेटली भी एलिस को बोलते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो उस पर कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करने लगती है और फिर टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकलता है, जिससे नेटली खुश भी थी और कंफ्यूज भी। वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। गैरी अब अपने पुराने न्यूज चैनल के एम्प्लॉय मोनिका को कांटेक्ट करके एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में कहता है। वो उसे समझाता है कि उसके पास एक कहानी है जो कि सच है, लेकिन मोनिका उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि गैरी के झूठ की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज की जॉब जा चुकी थी। उसके बाद उस रात जेरी को एक सपना आता है कि एक ओल्ड हाउस के सामने एक झरना बह रहा था और उसके अंदर से एक ब्लैक फेस वाली स्पिरिट बाहर आती है और जेरी पर हमला कर देती है। तभी गैरी डर कर उठ जाता है और
देखता है कि उसके ऊपर सीलिंग से पानी बह रहा था और वहाँ पर ब्लैक मोल्ड थे। अगले दिन वहाँ एलिस से मिलने काफी सारे लोग आए हुए थे, जिसके अंदर एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा भी था। एलिस उसके पास जाकर उससे मदर मैरी पे विश्वास रखने के लिए बोलती है और उसे उठकर चलने के लिए बोलती है। एंड उसके बाद देखते ही देखते वो बच्चा भी पहली बार चलने लग जाता है। फिर ये मिरेकल देखकर वहाँ आए हुए सभी लोग एलिस के सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। ये सब कुछ कैरी रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अब बोस्टन से बिशप जाइल्स आते हैं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी दुनिया में मदर मैरी के 3 मेन श्राइन्स हैं, जहाँ पर लाखों लोग रोज विजिट करते हैं। तब वहाँ पर भी मदर मैरी ने बहुत सारे मिरेकल्स किए थे। उस टाइम पर भी वेटिकन ने उनकी वैलिडिटी को टेस्ट किया था और उन्हें श्राइन के तौर पर मान्यता दी थी। उसके बाद बिशप वेटिकन से आए एक एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट मॉर्गाडो मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर फादर डेलगार्ड ये कहते हैं कि किसी भी चीज को मिरेकल मानने से पहले उसे 3 टेस्ट में पास होना जरूरी है। पहला ये कि मिरेकल करने वाले को किसी बीमार आदमी का इलाज करना होगा, जिसका इलाज नामुमकिन हो। दूसरा इलाज तुरंत होना चाहिए और तीसरा इलाज पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर फादर डेलगार्ड ने काफी सारे केसेस को झूठ साबित किया हुआ था। गैरी अब बिशप और फादर डेलगार्ड से एलिस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांगता है, एस एलिस उससे कंफर्टेबल थी। गैरी एक एथियस्ट था, इसलिए वो बायस्ड नहीं था। उसके इतनी खराब फेक इमेज के बाद भी बिशप उसे एक सेकंड चांस देते हैं, क्योंकि हर किसी को तो दूसरा चांस एक बार मिलना ही चाहिए। एंड अब फादर हैगन भी यहाँ पर थोड़े से स्केप्टिकल थे। उन्हें वो टूटा हुआ कर्न बेबी डॉल उस ट्री के पास ही मिलता है, जिसे गैरी ने तोड़ दिया था। हमें यहाँ फिर से वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उस पेड़ से निकलती है। वो फादर हैगन पे हमला करने ही वाली थी कि वो बच जाते हैं। अब गैरी फादर हैगन से मिलता है, जो कि उसके और एलिस के इंटरव्यू से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर फादर हैगन को ये लग रहा था कि कहीं वो एलिस का फायदा ना उठाए। तभी फादर हैगन मार्टिन लूथर किंग को कोट करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर गॉड अपना चर्च खोलते हैं, वहाँ पर डेविल अपना घोंसला भी बनाता है। यानी कि डेविल इन जैसे मिरेकल से अट्रैक्ट होता था। वो एलिस को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि अब उन्हें ये लगता था कि उस पर डिमोनिक हमला होने का चांस है। यहाँ पर एक और बात थी कि फादर हैगन लंग कैंसर से जूझ रहे थे। अब उनके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था। उसके बाद हम फादर डेलगार्ड और गैरी को चर्च में देखते हैं, जहाँ पर एलिस बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है। तभी वहाँ फादर हैगन तड़पते हुए गिर जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। फिर एलिस उनके पास जाकर अपनी श्रद्धा उन्हें मदर मैरी पर रखने के लिए कहती है। फिर जैसे ही वो हाँ करते हैं, एलिस उन्हें छूकर पूरी तरह से ठीक कर देती है, बिल्कुल एक मिरेकल की तरह। उसके तुरंत बाद ही फादर हैगन को एलिस के पीछे एक डिमोनिक फेस दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यानी कि श्योरली ये कोई मदर मैरी तो नहीं थी, बल्कि एक डेविल था। अब फादर डेलगार्ड भी इस मिरेकल को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी 3 कंडीशंस पूरी हो चुकी थी। क्योंकि फादर हैगन काफी टाइम से बीमार थे और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और उनका इलाज तुरंत हुआ था। उसके बाद वहाँ बिशप जाइल्स आकर पेनफील्ड को एक श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं। फिर एलिस इंटरनेशनल कल्ट फिगर बन जाती है। एंड गैरी को भी मोनिका की तरफ से ऑफर्स आने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी पुरानी पोजीशन को वापस मांगता है। अब पेनफील्ड के कुछ लोकल लोग इससे डर कर टाउन छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक डेविल का काम भी हो सकता है। फिर गैरी डॉक्टर नेटली के साथ एक डिनर पर जाता है, जहाँ पर वो उसे कर्न बेबी डॉल की स्टोरी बताता है। डॉक्टर नेटली ये कहती है कि कर्न बेबी डॉल्स को फार्मर्स गुड लक के लिए गाड़ते थे, बट उन्हें इविल स्पिरिट्स को कंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता था, और उन पर इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी ताकि लोग समझ जाए कि ये इविल है। गैरी ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसने पहली स्टोरी के चक्कर में उस डॉल को तोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉक्टर नेटली के साथ वॉक पर जाता है। वो उसी झरने वाली प्लेस पर जाते हैं जो गैरी ने अपने सपने में देखा था। ये चर्च की ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो कि अब बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। गैरी का एलिस के प्रति फेथ अब टूटने लगा था। उसे फिर से झरने में वही ब्लैक स्पिरिट दिखाई देती है। दूसरी तरफ फादर हैगन को भी चर्च में एक डायरी मिलती है, जो कि 1845 के प्रीस्ट की डायरी थी। उस डायरी में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ था। फादर हैगन को भी इन मिरेकल्स के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती
है और उन सभी चीजों को पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक में थे। उन्हें अब मैरी का घोस्ट हॉन्ट करने लगता है और वो उन्हें उनके ही चर्च में लटका कर फांसी देकर मार डालती है। लेकिन बिशप को ये सब सिर्फ एक सुसाइड लगता है, जिसे वो गैरी की मदद से इस न्यूज को दबा देते हैं। उसे वो हार्ट अटैक डिक्लेयर करते हैं। एलिस को वो वैसी ही बात बताते हैं जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो गैरी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही थी, जहाँ पर गैरी उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि शायद मैरी डिमोनिक भी हो सकती है। वो उसे फादर हैगन की वार्निंग को भी कहता है। इंटरव्यू के दौरान एलिस फिर से पजेस्ड हो जाती है। वो ये कहती है कि डाउट श्रद्धा को कम करता है, जिससे श्राप लगता है। बेसिकली वो उससे बिना शक की यही यकीन करने के लिए कह रही थी। अब तक गैरी समझ चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो रात में इंटरव्यू की वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखता है और उसे साफ साफ वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई देती है। उसके साथ ही उसका कंप्यूटर वहाँ बंद हो जाता है और वो स्पिरिट उसे डरा देती है। अगले दिन गैरी नेटली को लेकर चर्च के आर्काइव्स में जाता है, जहाँ पर उसे फादर हैगन की वही डायरी मिलती है जो 1845 वाले प्रीस्ट की थी। 1845 में मैरी नाम की एक लेडी थी जो कि डेविल वर्शिपर थी। उसने भी कई सारे मिरेकल्स किए थे। मिरेकल्स के बदले वो लोगों की सोल पर कब्जा कर लेती थी। उसने डेविल से डील की थी, जितनी ज्यादा सोल्स उसे मिलेंगी उतनी ही ज्यादा वो पावरफुल बनती जाएगी। और इसी कारण से उस टाइम के प्रीस्ट ने उस लेडी को जला दिया था और उसकी सोल को उस कर्न बेबी डॉल में कैद कर लिया था। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ पता चल चुका था। तभी उस कमरे में नेटली और गैरी पर वो घोस्ट हमला कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं, जहाँ पर रास्ते में गैरी को उसकी पुरानी जॉब उसे वापस मिल जाती है। गैरी अब एलिस की न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन मोनिका फिर भी टीआरपी के लिए उसे टेलीकास्ट कर ही देती है। और दूसरी तरफ एलिस मैरी के कहने पर रात को एक बहुत ही बड़े फीस्ट का आयोजन करती है। वहीं पर गैरी उस डायरी को लेकर बिशप और फादर हेलगार्ड के पास जाता है। लेकिन वहाँ पर बिशप हंसते हुए ये कहता है कि हमें ये सब कुछ पहले से ही मालूम था एंड इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से ही मौजूद थे। एंड यहाँ पर बिशप एक श्राइन बनाना चाहते थे, जिससे यहाँ पर चर्च के पास काफी पैसा ही पैसा आने वाला था, क्योंकि उनके मुताबिक लाखों लोग यहाँ पर उसे विजिट करने आने वाले हैं। एंड फादर हेलगार्ड भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब कुछ एक पॉलिटिक्स था, कि फेथ को अपने फायदे के लिए बिशप यूज कर रहे थे। यहाँ पर गैरी उन्हें एक्सपोज करने की बात भी करता है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी बिशप के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे एक सेकंड चांस दिया था। एंड यहाँ पर वो एक बात जानते भी थे कि अगर ये बात फेक भी निकली तो भी गैरी उसे सच साबित कर ही देगा। लेकिन अब ये बात फेक की जगह रियल हो गई। उसके बाद गैरी चर्च के कुछ आर्काइव्स को भी पढ़ता है। उसमें मैरी का एक स्टेटमेंट था। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मैरी का एक बेटा भी था एंड मैरी ने डेविल के साथ एक डील की थी, जिसके मुताबिक उसकी सोल सिर्फ उसकी ही ब्लड लाइन में किसी को पजेस कर सकती थी। और अब उसने एलिस को इसलिए पजेस किया था क्योंकि वो उसी की वंशज थी। अब ये सारी बातें गैरी फोन पर नेटली को बता रहा था और उसी समय वहाँ मैरी का घोस्ट आकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ फादर हेलगार्ड आकर उसको बचा लेते हैं। अब उनको भी गैरी की बात पर यकीन हो जाता है और वो भी मैरी के स्पिरिट को कर्न बेबी डॉल में कैद करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस ने वहाँ सभी लोगों को बुला लिया था। वो उनकी श्रद्धा को मैरी के प्रति समर्पित करने के लिए कह रही थी एंड इसे मोनिका लाइव टेलीकास्ट भी कर रही थी, जिसे लाखों लोग देख रहे थे। अब जैसे ही फादर हेलगार्ड रिचुअल करने की तैयारी करते हैं, उनके सामने का क्रूसीफिक्स जलने लगता है, जो कि उनके ही होली मैच स्टिक से जल गया था। उसकी आग उन पर भी फैल जाती है और वो वहीं जलकर मारे जाते हैं। एंड मैरी की ताकत यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, इसलिए अब उसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। उसके बाद अब गैरी एक प्लान बनाता है, क्योंकि यहाँ पर मैरी की जो ताकत थी वो लोगों की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर वो लोगों की श्रद्धा को उस पर से तोड़ देगा तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो और नेटली वापस चर्च साइट पर जाते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। नेटली एलिस को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी इविल है, उसकी बात मत सुनो। गैरी भी वहाँ पर आए सभी लोगों से कहता है कि ये कोई मिरेकल नहीं है और वो एलिस से कहता है कि उसका बहरापन और बोलने की शक्ति अपने आप ही हील हो गई थी। वो उस बच्चे के पैर का ठीक होना भी एक प्लेसिबो इफेक्ट बताता है एंड वो सभी लोगों से अपनी फेथ को गॉड में ही रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर गैरी भी साफ साफ झूठ बोल रहा था, क्योंकि ऐसे मिरेकल सच में हुए थे, लेकिन ये झूठ उसे मैरी की ताकत को
कम करने के लिए बोलना पड़ा था। जब वो आकर उन सबको कहता है कि ये सब फेक है तो लोग उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं और अब एलिस को भी गैरी और नेटली की बात सच लगने लगी थी। फिर एलिस भी वहाँ मौजूद लोगों को मैरी के खिलाफ करने लगती है। वहीं फिर मैरी एलिस से बात करती है और उसे रिचुअल जारी रखने या फिर कभी ना बोलने के लिए कहती है, लेकिन मैरी के असली स्वभाव को समझते हुए एलिस भी लोगों को ये बताने लगती है कि ये सब मिरेकल्स झूठे हैं। अब ये सब सुनने की बात जैसे ही लोगों का फेथ मैरी पर से कम होता है, मैरी गुस्से में आ जाती है और उस पेड़ से बाहर निकल आती है। वो वहाँ सबको डराने लगती है और सबसे पहले वो बिशप जाइल्स को मारती है। उसने अपनी सोल को उसे पहले ही सौंप दिया था। वो उसकी सोल को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है और उसे राख में बदल देती है। उसके बाद वो गैरी पर भी हमला करने आती है, लेकिन एलिस गैरी के सामने आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद मैरी अपने ही वंशज एलिस पर हमला कर देती है, जिससे मैरी की सोल जलकर खत्म हो जाती है और हम सब ये देख पाते हैं कि मैरी की सोल खत्म होते ही एलिस की भी जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर गैरी पहली बार भगवान से प्रे करता है कि वो एलिस की जान को बचा ले और हम देख पाते हैं कि तुरंत ही एलिस की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बोलने और सुनने की शक्ति चली गई थी, जिससे ये होता है कि यहाँ पर उसका कर्ज खत्म हो जाता है जो उसे मैरी ने दिया था। जेरी उसे उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसके बाद सभी मिलकर फादर हेगन की ग्रेव पर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एट द एंड हम चर्च के अंदर ये देखते हैं कि मदर मैरी के स्टैचू की आंखों से फिर से ब्लड आता है। सो बेसिकली मैरी यहाँ पर एक विच थी जिसे ब्राइड ऑफ सैटन भी कहते हैं। सो यहाँ स्टैचू को देखकर हम कह सकते हैं कि मैरी की स्पिरिट अभी खत्म नहीं हुई होगी, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एलिस उसकी इस लाइफ वर्ड से जुड़ने की कड़ी थी। एंड मैरी ने जैसे ही उसे मारना चाहा वो खुद जलकर राख बन गई और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे पता चल सके वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।